सो लास्ट क्लास में हमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप सबने नोट्स पढ़ लिए होंगे अच्छी तरह से। आज हम उसके एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो अपने क्वेश्चन आंसर जो आपने लिखे हुए कॉपीज पे ओपन कर लो, आपके सामने देख भी रहे होंगे, वरना सिर्फ स्क्रीन पे देखो। अर्श बेटा ये एरोज मत लगाओ, इसको हटाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। आपके नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ है पहले पेज पे ही कि सेल को 1665 में डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक ने। और किस चीज के सेल को डिस्कवर किया था? उसने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया था कॉर्क के स्लाइस को। आपको बताया था कॉर्क क्या होता है, जो पेड़ का तना होता है, जो सख्त वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया। के आर कौन है बेटा? ये येलो लाइन लगा रहे हो आप, फिर से वही बात कर रहे हो। ये हटाओ, आपने स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखना। कोई भी स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ सुनेगा और देखेगा, बस दैट्स इट, राइट। तो हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। कब? 1665 में। कैसे? उसने माइक्रोस्कोप के अंडर कॉर्क के स्लाइस को ऑब्जर्व किया था, यानी कॉर्क के छोटे से पीस को, और वहां पे उसने क्या देखे थे? सेल ऑब्जर्व किया। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको जब नोट्स पढ़ा रहा था तभी बताया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी है। व्हाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल को लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? तो आपने इसमें लिखना है ये वाली लाइन, बाकी किसी भी लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाली लाइन लिख दो बस यहां से। ऑल सेल्स वेरी, नहीं नॉट दिस वन, ऊपर से। cells constitute various components of plants and animals. A cell is the smallest unit of life and is capable of all living functions. And cells are building blocks of life. This is the reason why cells are referred as basic structural and functional unit of life. यहाँ तक, फर्स्ट से लेके यहाँ तक मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। जो चीज हाईलाइट कर रहा हूँ वहां तक आपने इसको लिखना अपनी कॉपी में, बाकी जो लिखा हुआ जाए उसको काट दो। ये जो येलो पोर्शन हाईलाइट दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। यहाँ तक बस, यहाँ तक आपने अपनी कॉपीज में लिखना है। अगर एक्स्ट्रा लिखा भी हुआ लास्ट लाइन तो इसको कट कर दे, इसको काट। अब इसका मतलब समझते हैं। पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। सेल को लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों होते हैं? स्ट्रक्चरल मतलब कि सेल से हर तरह की स्ट्रक्चर बनी होती है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलेंगे। फंक्शनल मतलब सेल ही लाइफ के सभी फंक्शन परफॉर्म करता है, किसी भी, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। जितने भी प्लांट्स के फंक्शन परफॉर्म करेगा वो भी सेल करेगा, जितने एनिमल्स के फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो भी सेल करेंगे, इसीलिए इसको फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। यही आपके आंसर में लिखा हुआ कि सेल किससे बने, सेल से क्या बना होता है? सेल कॉन्स्टिट्यूट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड इज कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शन। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का वो क्या है? सेल है। और जितने भी लिविंग फंक्शंस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है? सेल परफॉर्म करता है। एंड सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। और सेल क्या है? लाइफ को बनाने का बिल्डिंग ब्लॉक। यानी जितनी भी लाइफ है उसको, वो किससे लाइफ बनी हुई है? सेल से ही बनी हुई है। सेल के कारण ही लाइफ है हमारे पास। तो इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने एग्जांपल बताई थी कि घर बनाते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं, तो वहां पे हम ब्रिक्स लगाते हैं। यस और नो? यस सर। तो बहुत छोटे छोटे ब्रिक्स को मिला के एक दीवार खड़ी होती है, और दीवारों को मिला के एक कमरा खड़ा होता है, कमरों को मिला के एक घर खड़ा होता है। तो अगर मैं घर की बात करूं, घर को यहाँ से लाइफ के साथ कंपेयर करो, और जो ब्रिक है उसको सेल के साथ कंपेयर करो, तो क्या घर का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको हम ब्रिक नहीं बोल सकते? क्योंकि पूरा घर ब्रिक से बना हुआ है। यस और नो? यस सर। यस सर। इसलिए सिमिलरली लाइफ का भी जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है वो क्या है? सेल।
क्योंकि सारी की सारी लाइफ सेल के कारण ही पॉसिबल हो पाई है। इज दैट ओके? ओके सर। नेक्स्ट पेज 61 के क्वेश्चंस। How do substances like CO2 and water move in and out of the cell discuss? हमने दो तरह के मेथड किए थे सब्सटेंसेस की मूवमेंट के, इन और आउट मूवमेंट के। कौन कौन से मेथड थे? एक तो डिफ्यूजन था और एक क्या था, ओस्मोसिस। डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में बेसिक डिफरेंस क्या बताया था मैंने? ओस्मोसिस कब होती है? जब वाटर मूव करता है इन और आउट। डिफ्यूजन कब होती है? जब कोई गैस भी मूव कर सकती है, सॉलिड भी मूव कर सकता है, वाटर लिक्विड भी मूव कर सकता है। तो अगर सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर की मूवमेंट किस प्रोसेस के कारण होती है? ऑस्मोसिस के कारण। और CO2 की मूवमेंट किसके कारण होती है? डिफ्यूजन के कारण। तो आपने जब भी CO2 की मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं तो डिफ्यूजन के बारे में बताओगे, जब ऑस्मोसिस वाटर की मूवमेंट के बारे में बताना तो ऑस्मोसिस के बारे में बताओगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पढ़ते हैं। तो सेल के अंदर अगर चीजों ने अंदर या बाहर जाना है तो उसके लिए उनको सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू से पास होना पड़ेगा। याद है सेल मेम्ब्रेन? यस सर। अगर सेल के अंदर किसी चीज ने जाना है या सेल के अंदर से बाहर किसी चीज ने आना है तो उसको कहां से पास होना पड़ेगा? सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू। अब उसकी मूवमेंट को रेगुलेट कौन करता है वो बता रहे हैं। तो पहले किसकी मूवमेंट है? CO2 की। तो कैसे करेंगे? CO2 इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन। जब भी सेल रेस्पिरेशन मतलब जो फूड सेल डाइजेस्ट करते हैं तो CO2 प्रोड्यूस होती है। Therefore, it is present in high concentration inside the cell. इसका मतलब वो CO2 सेल के अंदर क्या होगी? ज्यादा होगी। सेल के बाहर क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब CO2 की मूवमेंट कहां से कहां होगी? हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ। इसलिए बता रहे हैं द CO2 must be exerted out. Exerted out means बाहर निकाला, out of the cell. In the cell's external environment CO2 is low. सेल के बाहर क्या होती है? CO2 लो होती है। Therefore, according to principle of diffusion, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग, CO2 moves from the region of high concentration यानी inside the cell towards the region of low concentration that is outside the cell. आप इतना भी लिख दोगे तो भी बहुत। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो क्या बोल रहे हैं? सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, सेल के बाहर कम होती है। तो डिफ्यूजन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो CO2 कहां से कहां मूव करेगी? सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ। बस इतना लिखना है बेसिकली आपने। उसी को ये लिखा हुआ जो उसमें समझा है। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो बट उसका मीनिंग सेम बनना चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ वाटर। अब वाटर की मूवमेंट कैसे होगी? वाटर मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वाटर भी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही जाएगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह करती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसीलिए जो वाटर की मूवमेंट होती है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है? ओस्मोसिस के थ्रू होती है। किस प्रोसेस के थ्रू? ओस्मोसिस। However, the movement of water across the plasma membrane of the cell is affected by the amount of substance dissolved in it. यहाँ तक ओस्मोसिस तक, यहाँ तक, बाकी छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया हुआ? वाटर भी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और मूवमेंट किसके, किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग होती है? ऑस्मोसिस के थ्रू। इज दैट ओके? यस सर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? कौन बता सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? बोलो, व्हाई वी कॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? सेलेक्टिवली मींस क्योंकि वो सिर्फ कुछ ही सब्सटेंस को अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। कौन था ये? सर नंदिनी। वेरी गुड नंदिनी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ ही चीजें, सेलेक्टेड चीजें ही सेल के अंदर जा सकती हैं या सेल के बाहर आ सकती हैं। यही आपके आंसर में लिखा हुआ। सेल मेम्ब्रेन
or plasma membrane is known as selectively permeable membrane because it regulates the movement of substances in and out of the cell. This means plasma membrane allow the entry of only some substances. सिर्फ कुछ ही substances को enter करती है and prevent the movement of other substances. और बाकी substances की movement को prevent करती है. यानी सिर्फ कुछ substances को cell के अंदर जाने देती है या फिर बाहर आने देती है. Is that okay? Yes sir. नेक्स्ट डिफरेंस है यूप्रोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में. आपको नोट्स में लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल्स. पहले डिफरेंस लिखा हुआ है, जहां पे डैश डैश है वहां पे आपने पढ़ना है. पहला डिफरेंस, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो जनरली स्मॉल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं जनरली लार्ज होते हैं. ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है. न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है, अगर किसी को याद है तो बताएगा. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है? न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड होता है, मतलब न्यूक्लियस के आसपास मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए लिखा हुआ है पुअरली डिफाइंड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो होता है पर उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता. इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं. बट जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वेल डिफाइंड होता है न्यूक्लियर रीजन. क्यों? क्योंकि सराउंडेड किससे होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यानी यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. सोमनाथ, इसको हटाओ, ये जो लाइन लगा रहे हो हटाओ इसको. वहीं पे इरेजर का साइन होगा, इरेजर के साइन से हटाओ इसको, जहां से लगाइए. तो आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट. प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम होता है कितने होते हैं? एक सिंगल क्रोमोसोम होता है. यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, मोर देन वन क्रोमोसोम. प्रोकैरियोटिक सेल में फोर्थ पॉइंट है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. वो सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं जिनके आसपास मेम्ब्रेन होती है, वो नहीं होती. बट यूकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन होती है, ये सारे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक. क्लियर है सभी को ये डिफरेंस? यस सर. डिफरेंस आपको बोला था, डिफरेंस सारे याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ना एक डिफरेंस जरूर आता है पेपर. नाउ 65 पेज नंबर पे क्वेश्चन है जो, कैन यू नेम टू ऑर्गेनेल्स व्हिच वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल. अभी पढ़ा ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, नोट्स में भी आया था. माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी अपना डीएनए होता है. उनके पास अपना डीएनए भी होता है और अपने राइबोसोम भी होते हैं. तो अगर आपके पास पूछा जाए ऐसे कौन से ऑर्गेनेल है जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, कौन कौन से है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, राइट. सेकंड क्वेश्चन, if the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? अगर सेल की ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा? तो पढ़ लेते हैं. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ which is capable of all living function. हमने ऊपर भी पढ़ा. if the organization of cell is destroyed due to some physical and chemical influence, then the ability of cell to perform all living functions such as respiration, nutrition, excretion would be affected. आपको पता है अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन काम करना बंद कर दे या उसकी जो पावर है, एबिलिटी है, वो कम हो जाए तो क्या होगा? बोलो. अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन है वो काम करना बंद कर दे या काम करना कम कर दे तो क्या होगा? उससे पूरी पूरी बॉडी अफेक्ट नहीं होगी? यस सर. यस और नो? यस सर. यस सर. वही है. अगर सेल के ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी यानी सेल पूरी तरह काम नहीं कर रहा, इसका मतलब जो भी फंक्शन सेल परफॉर्म कर रहा है वो फंक्शन वो पूरी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा. इसका मतलब जितने भी फंक्शन वो परफॉर्म करेगा वो सारे के सारे क्या होंगे? अफेक्ट होंगे. तो कौन कौन से बेसिक फंक्शन सेल परफॉर्म करता है? रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और एक्सकर्शन. तो ये तीनों क्या होंगे? अफेक्ट होंगे, राइट? यस सर.
कि नोट्स में भी आया था, आपको इंपॉर्टेंट भी लगवाया था। व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स? कोई बता सकता है क्यों लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं? सर जी क्योंकि वो खुद सर, ये सुसाइड कर लेता है। सुसाइड कर लेता है, क्यों सुसाइड करता है? क्योंकि सर जी जो अपने एंजाइम रिलीज करता है ना सर जी, तो ये अपने आप को डाइजेस्ट कर लेता है। हाँ, जब सेल जो क्या होता है, सेल डिस्ट्रक्ट होता है, या सेल में जब कोई वियर एंड टियर होती है, या सेल फंक्शन करना बंद कर देता है, तो जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं, और वो एंजाइम क्या करते हैं, अपने आप को ही डिस्ट्रक्ट, जो अपने आप को ही खा जाते हैं। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं पूरे के पूरे सेल को वो क्या कर देते हैं, खा जाते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स बोलते हैं। तो ये लिखा है, so these enzymes are capable of breaking down any foreign food particles. Sometimes lysosome can cause self-destruction of a cell by releasing digestive enzyme within the cell. Hence, they are also known as suicide bag. आपने ये वाला आंसर नहीं याद करना, जो आपको नोट्स में आंसर बताया था वो आंसर आपने याद करना। जो आपको नोट्स में आंसर लिखवाया हुआ ना, वो आंसर आपने याद करना है, ये आंसर आपने याद नहीं करना। उसमें आपके सिंपल लैंग्वेज में आंसर बताया हुआ है कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि कई बार जब सेल काम करना बंद कर देता है तो लाइसोसोम क्या करता है, अपने अंदर के स्ट्रॉन्ग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करता है, और वो एंजाइम क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में जाके पूरे के पूरे सेल को एनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। इज दैट ओके? वहां से याद करना है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. फोर्थ क्वेश्चन, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? आपको बताया था प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, राइबोसोम में। नोट्स में सारा लिखवाया था, ये आपको तभी साथ साथ बता दिया था। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होते हैं, राइबोसोम में। राइबोसोम्स आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स फाउंड ईदर ऑन द फ्री स्टेट, suspended in the cytoplasm or attached to the surface of endoplasmic reticulum. हमने ER के दो टाइप किए थे, कौन कौन से दो टाइप थे सर? SER और RER। दोनों में एक को SCR और दूसरे को RER क्यों बोलते थे हम? सर क्योंकि एक स्मूथ होता है और एक रफ। सर जी एक का रफ होता है। वो जो रफ होता है वो रफ क्यों होता है? क्योंकि सर जी उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि उसकी सरफेस पे, जो उसकी सरफेस होती है ऐसे प्लेन सरफेस, उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो उसकी सरफेस को क्या बना देते हैं, रफ बना देते हैं। रफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस क्या होती है, पूरी तरह से प्लेन होती है। ठीक है, तो यही बताया हुआ इन्होंने भी कि वो राइबोसोम कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। वो कहाँ पे हो सकते हैं, फ्री स्टेट में भी हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं, और सरफेस के साथ ER की सरफेस के साथ अटैच भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दो यहाँ तक आपने लिखना। तो क्वेश्चन क्या था, प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, राइबोसोम। कहाँ पे, राइबोसोम। राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, आपको उसमें भी आया था, नोट्स में भी, वहां से कर लेना चाहिए, यहाँ से कर लेना, मैं समझा रहा हूँ। एनिमल सेल में, एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज, ज्यादातर एनिमल साइज क्या सेल्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। प्लांट सेल्स आर लार्जर देन एनिमल सेल्स, और प्लांट सेल क्या होते हैं, बड़े होते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल होती है? नो सर। नो सर। सेल वॉल इज एब्सेंट। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है, और किससे बनी होती है, वो सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज। थर्ड पॉइंट, एक्सेप्ट द प्रोटोजोआ यूग्लिना, नो एनिमल सेल पोजेस प्लास्टिड्स, यानी इन दोनों एनिमल सेल्स के पास प्लास्टिड्स होते हैं। कौन कौन से हैं, प्रोटोजोआ और यूग्लिना। ये दो एनिमल सेल ऐसे हैं जिनके पास प्लास्टिड्स होते हैं, बाकियों के पास नहीं होते। प्लांट सेल्स हर एक के पास क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट, वैक्यूल्स इन द एनिमल सेल्स आर मेनी, स्मॉल एंड टेम्परेरी। एनिमल सेल में वैक्यूल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं। और प्लांट सेल में मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल है परमानेंट एंड लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल। प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है, बहुत बड़ा सारा। आपको जो डायग्राम भेजी हुई है उसमें आप देख सकते हो इसको सारा। फिफ्थ पॉइंट, एनिमल सेल्स हैव सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्जी ऑपरेटर्स। एनिमल सेल के पास एक गोल्जी ऑपरेटर्स होता है, बहुत बड़ा।
कॉम्प्लेक्स होता है। प्लांट सेल हैव मेनी सिंपलर यूनिट्स ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स कॉल्ड डाइकोटोसोम। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है डाइकोटोसोम्स को। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है एनिमल सेल के पास एक गोल्जी ऑपरेटर्स होता है सिंगल और कॉम्प्लेक्स होता है। प्लांट सेल के बाद बहुत सारे सिंपल गोल्जी ऑपरेटर्स होते हैं, राइट। एंड लास्ट पॉइंट, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोलिस एंड प्लांट सेल्स लैक सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोलिस। यानी एनिमल सेल के पास सेंट्रोसोम और सेंट्रोलिस होते हैं, प्लांट सेल के पास नहीं होते। ये लास्ट पॉइंट नहीं भी करना तो भी चलेगा, इसकी जरूरत भी नहीं, पहले पॉइंट कर लो, या फिर जो आपके नोट्स लिखे हैं उसमें कुछ पॉइंट डिफरेंट भी है और आसान भी है, इससे वो कर सकते हैं। तो कोई भी 5 पॉइंट नोट्स और इस जो एनसीईआरटी के आंसर से कोई भी 5 पॉइंट ऐसे बना के लिख के रख लो जो आप याद कर सकते हो, आपको आसान लगे, ठीक है। How are prokaryotic cell different from eukaryotic cell? अभी ऊपर तो पढ़ा, वही तो है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस ऊपर पढ़ा अभी। प्रोकैरियोटिक में सेल स्मॉल होते हैं, साइज स्मॉल होता है, यूकैरियोटिक लार्ज होता है। प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक में एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होते हैं तो प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल एब्सेंट होते हैं, यानी वो सेल नहीं होते जिनके पास मेम्ब्रेन है, और यूकैरियोटिक में वो सेल्स होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होती है। लास्ट पॉइंट ये एक्स्ट्रा कर लो, सेल डिवीजन बाय फ्यूजन और बडिंग। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन किससे होती है, फ्यूजन या बडिंग से, और यूकैरियोटिक में सेल डिवीजन किससे होती है, मायोटिक या मायोसिस, ठीक है। 5 पॉइंट कोई भी, ये चाहे लास्ट छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, पहले 5 पॉइंट इजी वाले ये कर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन। अब अगर आप खुद सोचो, आपकी जो स्किन है, आपको चोट लग जाए, स्किन कहीं से कट जाती है तो क्या होता है, खून निकलता खून निकलता है, अंदर वाली चीज बाहर आती है, यही होता है ना। है सर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर फट जाए, रप्चर हो जाए, मतलब ब्रेक हो जाए, तो क्या होगा, अंदर वाली चीजें सारी बाहर आ जाएंगी, यही होगा। यस सर। सारी चीजें बाहर आ जाएंगी तो सेल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो यही लिखा है इन्होंने, यहां से करना आप। इफ इट रप्चर्स, यानी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर या ब्रेक डाउन हो जाए, द कांस्टेंट इंटरनल केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल विल बी लॉस्ट and it will not be able to perform its basic functions. Such a cell will ruptured plasma membrane be is killed. यानी अगर वो रप्चर हो जाए तो अंदर वाले जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उससे सेल अपने बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये स्किन वाला, स्किन अगर कट जाए तो ब्लड बाहर आ जाएगा, अगर ब्लड बाहर आएगा शरीर में ब्लड की कमी आ जाएगी, अगर बॉडी में ब्लड की कमी आ गई तो बॉडी पूरी तरह फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, यही है ना। Yes, sir. यस सर। फोर्थ क्वेश्चन देन, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर इज नो गोल्जी ऑपरेटर्स। अगर सेल के अंदर गोल्जी ऑपरेटर्स ना हो तो सेल की लाइफ क्या रह जाएगी। अब गोल्जी ऑपरेटर्स का काम क्या होता है, आपने नोट्स पढ़े, आपको याद होगा गोल्जी ऑपरेटर्स का काम क्या होता है। ये काम, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन ईआर आर स्टोर्ड, modified, packaged and dispatched to a various targets inside and outside the cell through Golgi apparatus। यानी जो ईआर मटेरियल बनाता है, स्टोर करता है, पैकेज करता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम किसका है, गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स। और दूसरा काम गोल्जी ऑपरेटर्स, एक तो यहाँ तक करना आपने, यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से। The Golgi apparatus is also involved in the formation of cells which will not be possible if the Golgi apparatus is not there। Golgi apparatus का दूसरा काम क्या है, सेल, न्यू सेल को फॉर्म करने में हेल्प करना। अगर Golgi apparatus ही नहीं होगा तो जो सेल टूट गए उससे नए सेल बनेंगे, है ना। तो हमारी बॉडी में सेल धीरे धीरे कम होते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा है जब बॉडी से सेल सारे खत्म हो जाएंगे, तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इज दैट क्लियर।
यस सर। दोबारा सुन लो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल बनाते हैं, उनको स्टोर करते हैं, उनको मॉडिफाई करने का काम, उनको पैकेज करने का काम और उनको डिस्पैच करने का काम यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? गोल्जी ऑपरेटर्स। एक तो वो बंद हो जाएगा, और दूसरी चीज गोल्जी ऑपरेटर्स किस में हेल्प करता है या गोल्जी बॉडीज किस में हेल्प करती है? सेल की फॉर्मेशन में। अगर गोल्जी ऑपरेटर्स नहीं होगा तो सेल की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो उससे लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। लिख लोगे? Yes, sir. फिफ्थ Sir. क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई? बताओ कौन किसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? Mitochondria. वेरी गुड चंदन, ये देख लो आपने फिर से लाइन लगा दी माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते थे, याद है किसी को कुछ? बताओ। बिकॉज जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां पे जब फूड ऑक्सीडाइज होता है, डाइजेस्ट होता है, तो उसके बाद वो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और वो एनर्जी ही यूज होती है सेल की फंक्शन को परफॉर्म करने में। तो अगर वो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो सेल फंक्शन कैसे करेगा? तो वो एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। Mitochondria is known as powerhouse of the cell because they contain enzymes that are needed for stepwise oxidation of food. तो जब oxidation of food होती है in the presence of present in the cells to CO2 and water, मतलब जो फूड सेल अपने अंदर लेके जाता है, वो फूड ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। और उसके साथ साथ क्या रिलीज होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी which is used to form high energy ATP. तो वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी की, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है? इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इट इज यूज्ड एज सेलुलर फ्यूल, यानी सेल के लिए फ्यूल का काम करता है। जैसे हमारे लिए फ्यूल का काम कौन करता है? ह्यूमन बीइंग के लिए फ्यूल का काम कौन करता है? फूड। हम फूड खाते हैं, उससे एनर्जी मिलती है ना। यस सर। Yes, sir. देता है मशीन को, फ्यूल क्या देता है? एनर्जी देता है, इसीलिए मशीन चलती है। तो ऐसे ही हमारे ह्यूमन बीइंग को फ्यूल का फूड क्या देता है? एनर्जी देता है। ऐसे ही सेल को जो फ्यूल कौन देता है? एटीपी देता है। ठीक है, तो आपने ये भी नोट से ट्राई कर लेना। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, लिखा यहाँ पे वही है, पर यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी लिखा हुआ है। नोट्स में ये सारा कुछ लिखा हुआ है। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? व्हाई? बिकॉज after the oxidation of food it releases a large amount of energy in the form of ATP, right? That is why it is known as powerhouse of the cell. तो साथ में एक लाइन और ऐड कर दिया, this energy is used to perform all the living functions by cell. यानी ये एनर्जी कहाँ यूज होती है? लिविंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इज दैट क्लियर? यस। Yes, sir. Sixth question then. Where do the lipids and protein constituting the cell membrane get synthesized? ये भी पढ़ा था। लिपिड और प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? आरईआर में। लिपिड कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? एससीआर में। आरईआर में क्या लिखा है? सिंथेसाइज प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन, एंड एससीआर सिंथेसाइज लिपिड कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन। यानी अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, तो आपने क्या बोल देना है? आरईआर में। क्यों? क्योंकि वहां पे राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। और लिपिड कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? आपने लिख देना एससीआर में। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. सेवंथ क्वेश्चन, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? तो अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है? अमीबा हैज अ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन, इट एनेबल्स अमीबा टू एंगल्फ इन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। क्या होता है? जो सेल मेम्ब्रेन होती है अमीबा की, वो ऐसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये अमीबा की सेल मेम्ब्रेन, ये सभी जगह से फ्लेक्सिबल। जैसे कोई फूड इसके नजदीक आता है, जैसे ये फूड है, ये इसके नजदीक गया, यहाँ पे गया, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये अपने आप को, मैं यहाँ पे दोबारा बना रहा हूँ, ये फूड था,
ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये अपने आप को ऐसे कर लेती है, ये फूड को अपने अंदर स्टोर कर लेती है और फिर इस फूड को अपने अंदर ले जाती है। ये तो न्यूक्लियस था, ये फूड को अपने अंदर ले गई। तो ये प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड। ये समझ आ रहा है सभी को? पहले क्या करता है, अमीबा का सेल जो होता है वो फूड को अपनी तरफ खींचता है, फिर फूड को चारों तरफ से घेर लेता है, फिर उसको अपने अंदर ले जाता है, एंगल्फ कर लेता है। इस तरह से वो अपना फूड ऑब्टेन करता है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? एंडोसाइटोसिस। क्या नाम है? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। अगर आपसे पूछा जाए एंडोसाइटोसिस क्या होता है, तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। क्लियर है सभी को? यस सर। लास्ट क्वेश्चन तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, इस चैप्टर में भी बहुत बार पढ़ लिया। ऑस्मोसिस क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ low concentration of solute to high concentration of solute to which membrane is relatively impermeable is called osmosis। इसके डेफिनेशन आपको लिखवाई हुई है पहले, वो ज्यादा आसान है इससे कंपेरेटिव कि लिक्विड का या सॉल्वेंट का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करना फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बस जो आपको पहले डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर में लिखवाई थी वो लिख। क्लियर है? ओके सर। यस सर। आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे सारे। कोई ऐसा क्वेश्चन जो ना समझ आया हो तो पूछ लो पहले। ऐसा कोई क्वेश्चन जो ना समझ आया हो? सर जी फिफ्थ बता दो। ये पावर हाउस ऑफ द सेल, बोलो ये वाला पूछ रहे हो? सर जी फिफ्थ क्वेश्चन बोलो बेटा, क्वेश्चन कौन सा है? नंबर नहीं, क्वेश्चन बोल दो। फिफ्थ चैप्टर। बोलो सर फिफ्थ क्वेश्चन है सर। सर फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन तो यही है आपके सामने आ रहा है। Yes, sir. अच्छा यही वाला ही। सर एक बार सर दोबारा समझा दो सर प्लीज। कोई बात नहीं। Which organelle is known as power house of the cell? ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है सेल का जिसको पावर हाउस बोलते हैं? किसको बोलते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया को। नाम क्या ऑर्गन का, ऑर्गेनल का? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों बोलते हैं वो समझ लो। क्योंकि सेल के अंदर जो फूड होता है, जब वो फूड डाइजेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज होना, ऑक्सीडेशन होना। डाइजेशन मतलब ऑक्सीडेशन होना। तो जब वो फूड ऑक्सीडाइज होता है तो उसके ऑक्सीडेशन होने के बाद साथ साथ क्या होती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जैसे हम जब फूड खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, यस और नो? यस सर। जो हम फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है ना, तो उससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। ऐसे सेल को भी मिलती है। जब जो फूड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है सेल के अंदर, तो उसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। किस फॉर्म में एनर्जी मिलती है? बस एटीपी की फॉर्म में, जिसकी फुल फॉर्म ये लिखी हुई है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए इसको, क्योंकि वहां पे एनर्जी बन गई, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये कहाँ पे हुआ सब कुछ? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब फूड ऑक्सीडाइज होता है तो उससे उसके साथ बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिस एनर्जी को यूज करते हैं सेल अपने डेली लाइफ के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्लियर है फिफ्थ क्वेश्चन? यस सर। आपको मैंने बताया ये एज इट इज सारा नहीं लिखना, आपके नोट्स में थोड़ा सा छोटा करके लिखा हुआ है, तो वहां से लिख लेना, इसीलिए आपको नोट्स दिए जहां से आपको याद होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपने ये लाइन टू लाइन लिखना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जहां से याद होता है वहां से आपने लिख लिया, अपनी लैंग्वेज बना के लिख लो। मैं बोल तो रहा हूँ क्या लिखना आपको। बिकॉज इन माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड it form large amount of energy in the form of ATP which is stored
sorry, which is used to perform life functions by the cell. That is why it is known as powerhouse of the cell. बस ये मैंने अपनी लैंग्वेज बना ली, हिंदी में याद रखो, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना आपका काम है। हो जाएगा ये? यस Yes, sir. और कोई क्वेश्चन? No, sir. तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, 5th चैप्टर। कल आपकी छुट्टी है, संडे आपको ऑफ रहेगा, संडे आपकी क्लास नहीं लूंगा। मंडे आपकी क्लास लगेगी, आपको नोट्स भेज रहा हूँ 6 चैप्टर के। आज ही आपको 6 चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, आपको 6 चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी भेज रहा हूँ। तो वो सारी चीजें आपने तब तक अपने पास लिख के रख लेनी है। आपको कल का दिन दे रहा हूँ, पहले नोट्स लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको साथ के साथ आप समझ सको। राइट? यस Yes, sir. ओके सर। ओके देन।